अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बायोकेमिस्ट्री 2 की फर्स्ट लेक्चर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है वो जाके मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कन्फर्मेशन इन डायनेमिक्स क्या है, स्पेसिफिसिटी एंड कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम क्या है, रेगुलेशन ऑफ देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन चीजों को हम फोकस करेंगे कि ये हमारे पास क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशन इन डायनेमिक्स ऑफ एंजाइम वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एंजाइम का जो रोल है, जो काम है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, उसका काम है स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम जो है अगर हम कन्फॉर्मेशन और डायनेमिक्स की बात करें, एंजाइम क्या करता है। एंजाइम आपके साथ जब रिएक्शन करता है तो उसकी वजह से जो शेप है मॉलिक्यूल्स की वो हमारे पास चेंज होती है। किस तरह चेंज होती है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे पास ग्लूकोज है, एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज आ जाता है और वो ग्लूकोज के साथ बाइंड होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज जो है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज आके, हेक्सोकाइनेज हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है, वो आके क्या होता है, हेक्सोकाइनेज आ जाता है और आपके साथ जो ग्लूकोज है उसके साथ अटैच होता है। उसके साथ अटैच होके क्या करता है, ये उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले हमारे पास अगर उसकी वो देखे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देके और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर देके फिर हमारे पास ग्लूकोज है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की वो देखे पाथवे देखें तो ग्लूकोज फर्स्ट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जब उसके साथ एंजाइम उस पर एक्ट करता है, रिएक्शन होती है और इसी प्रोसेस के दौरान हमारे पास एटीपी जनरेट होता है। इन पर हमारे पास जो है वो पायरुवेट होता है। तो ये कन्फॉर्मेशन इन डायनेमिक्स का मतलब ये है कि जब एंजाइम उस पर एक्ट करता है तो उसमें हमारे पास जो उसकी स्ट्रक्चर है, शेप है, वो हमारे पास चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशन इन डायनेमिक्स का मतलब सिंपली ये है। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जब हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाथ है और उस पर हम ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, अगर आप हाथ को ग्लव्स से पहले देखे उसकी किस तरह शेप थी, लुक था, और जब आपने उस पर ग्लव्स पहन ली तो उसके बाद उसका शेप और स्ट्रक्चर क्या था, तो एक वाज़ेह आपको डिफरेंस नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जब एंजाइम मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं, उसके साथ बाइंड होते हैं, तो उसके बाद हमारे पास उसमें क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वो था। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी ऑफ वो क्या है एंजाइम। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम ये है कि एंजाइम हमारे पास वर्क ओनली ऑन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। किस तरह स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ये काम करता है, किस किस तरह एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट होती है। उसके एग्जाम्पल ये हैं कि जब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक एंजाइम है लेक्टेज। ठीक है, उसका काम क्या है लेक्टेज का, लेक्टेज का काम यह है कि वो ब्रेक डाउन करवाता है लेक्टोज। ठीक है, जो हमारे पास मिल्क शुगर है उसको कन्वर्ट करता है, उसकी ब्रेक डाउन करवाता है ग्लूकोज और गिलेक्टोज में। और इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो ये वो है लेक्टेज एंजाइम है, ये कभी भी
सुक्रोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, जो हमारे पास स्टेबल शुगर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंजाइम जो है उसकी स्पेसिफिसिटी है, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और इसकी ब्रेक डाउन करवा देता है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है कि स्पेसिफिसिटी उसकी क्या है, कि वो हमारे पास एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती हैं, उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं, इसकी हमारे पास जो इन प्रोडक्ट है वो बन जाते हैं। जिस तरह लिक्टोज जो है वो हमारे पास की ब्रेक डाउन हो गई, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोज बन गया। इसके अलावा कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम क्या है, अगर हम इसकी बात करें, कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम्स हमारे पास क्या है कि एंजाइम मेक रिएक्शन हैपन मच फास्टर। एंजाइम जाने जाते हैं कि ये आपके साथ क्या करते हैं, एक कैटालिटिक उसका रोल है, रिएक्शन को फास्ट करता है। किस तरह फास्ट करता है कि अगर हमारे पास द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प कंबाइन CO2 H2O into कार्बोनिक एसिड, अगर ये हमारे पास एंजाइम की मदद से रिएक्शन होता है तो ये आपके साथ माइक्रो के सेकंड लगा देते हैं, ठीक है। और अगर ये बगैर एंजाइम की रिएक्शन होती है तो ये आपके साथ सेकंड्स लगाते हैं। तो जब एंजाइम उसके साथ मिल जाता है किसी रिएक्शन के साथ तो वो फास्ट करता है उस रिएक्शन को, तो हमारे पास मिलियंस टाइम्स फास्टर, ठीक है। जो माइक्रो सेकंड्स में हमारे पास जो रिएक्शन होती है और सेकंड्स में होते हैं तो बड़ा डिफरेंट है ना, एक आपके साथ डिफरेंस आ जाता है। तो कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम का ये है कि ये आपके साथ रिएक्शन को फास्ट करता है। और इसके अलावा आप रेगुलेशन ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इसको आप देखिए, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ये है कि जब आपके साथ आप खाना लेते हैं, डाइट लेते हैं, मील लेते हैं, ठीक है, तो आप लार्ज मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल आप लेते हैं, लिपिड, प्रोटीन, इस तरह की चीजें आप लेते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो पेंक्रियाज है, जो इंसुलिन हार्मोन्स है, वो एक्टिवेट करता है एंजाइम को, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, स्टोर फॉर्म में हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो रेगुलेट करता है एंजाइम जो हमारे पास है, वो रेगुलेशन उसकी होती है। जिस तरह मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि आपके घर में एक रेगुलेटर होता है, ठीक है। जब लाइट जो है आपके साथ उसकी वोल्टेज कम होती है तो ये उसको बैलेंस रखता है, जो आपके साथ 220 है उस वोल्टेज में हमारे पास इसको बैलेंस रखता है। और जब हमारे पास वोल्टेज बहुत ज्यादा होते हैं तो तब भी इसको वो मेंटेन करता है, 220 पे लेके आता है, रेगुलेट करता है। तो हमारी बॉडी में भी एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फास्टिंग पे हैं तो क्या होता है कि जो आपकी ग्लूकागॉन हार्मोन्स है वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, और जो आपके साथ ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और आप ब्लड स्ट्रीम में जो है उसको वो करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। तो एक एक प्रोसीजर है कि किस तरह हमारे पास एंजाइम रेगुलेट होते हैं, किस तरह उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, किस तरह एंजाइम स्पेसिफिक होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों के साथ एक कंसेप्ट हो कि एंजाइम किस तरह काम करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसका क्या मतलब है? आपके साथ जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वो हेल्प मूव मॉलिक्यूल इन आउट ऑफ द सेल्स। तो जो प्रोटीन मूव करता है इनसाइड द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, वो किस तरह होते हैं? ग्लूकोज, आपके साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह आपके साथ ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 5, 6
किस तरह ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ आर्गन से आपके साथ, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड स्ट्रीम से आपके साथ ब्रेन में, मसल में किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जिस तरह हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप्स, ठीक है, वो मूव सोडियम एंड पोटाशियम आयंस कीपिंग नर्व एंड मसल्स सेल एक्टिव। तो ये जो वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन है, ये किस तरह होते हैं। तो ये भी जरूरी है कि हमारे पास जो मूवमेंट होती है जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो मेटाबोलाइट होते हैं, जो ग्रेडियंट होते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इंतहाई वो अहम है इन चीज़ों को समझना, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो आगे आपको कोई पता नहीं होता कि इंसान किस तरह रेगुलेट होता है, किस तरह उसको उसकी स्पेसिफिसिटी होती है, किस तरह कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम होता है। तो इन चीज़ों को आप एक दफ़ा रीड आउट करें तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों को आसानी है, ठीक है। यहाँ पे हाउ डज अ सेल एक्सट्रैक्ट एनर्जी इन रिड्यूसिंग पावर फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स जो है वो डायरेक्टली जो बिग मॉलिक्यूल है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो उससे एनर्जी वो करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एटीपी फॉर्म जो है उसको ये यूटिलाइज करता है। किस तरह यूटिलाइज करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ पाथवेज हैं, ग्लाइकोलिसिस है, टीसीए है, एटीसी है, सेट्रिक एसिड पाथवे हैं। तो इन पाथवेज की नतीजे में हमारे पास जो एटीपी जनरेट होती है उस एटीपी को ये सेल जो है वो यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा सेकंड उसमें आप आ जाए कि किस तरह हमारे पास हाउ डज अ सेल सिंथेसाइज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ its macromolecules and then the macromolecules themselves। तो किस तरह मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं बिल्डिंग ब्लॉक से, और फिर हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स themselves किस तरह होते हैं, ठीक है, किस तरह काम करते हैं, किस तरह अपने आप को रिपेयर करते हैं, किस तरह ये ग्रो करते हैं। तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और ग्लूकोज, वो किस तरह उससे हमारे पास प्रोटीन बनते हैं, अमाइनो एसिड से हमारे पास किस तरह प्रोटीन बनते हैं, फैटी एसिड और हमारे पास ग्लाइसरोल मिलके किस तरह लिपिड और फैट बनाते हैं, ग्लूकोज से हमारे पास किस तरह मोनोसेकेराइड और फिर पॉलीसेकेराइड किस तरह बनते हैं। तो इसका मतलब ये है। यहां पे आगे आप देखिए कि सेल्स ट्रांसफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। किस तरह सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर कंटिन्यूअल इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी फॉर 3 मेजर पर्पसेस। फर्स्ट क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड मसल कंट्रैक्शन एंड अदर सेलुलर मूवमेंट। ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी मशीन, कोई भी ऑर्गन्स जो है वो बगैर एनर्जी की जो है या बगैर एटीपीज की जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। जिस तरह वो होते हैं, कार होते हैं, ठीक है, आपके साथ वो बगैर फ्यूल की नहीं चल सकते हैं, आपके जनरेटर बगैर की फ्यूल नहीं चल सकते। इस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, मसल है, टिश्यू है, वो भी ईटीपी की बगैर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। आप अपनी मसल का एग्जांपल ले लें, जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो आप मसल को प्रॉपर तरीके से उसकी कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आप रनिंग, वॉक नहीं कर सकते। तो ये चीज भी उनके लिए एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तब आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले लें, जब आप मसलसल स्टडी करते हैं, बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, आपकी ब्रेन जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइज करता है। तो 5-10 घंटों के बाद आप जो है आपकी ब्रेन थक जाते हैं, आप टायर्ड फील करते हैं, आपका जो है वो स्टडी करने का मन नहीं करता।
ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके साथ एटीपी नहीं होती बॉडी, तो आपकी जो ऑर्गन्स है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन आयंस, ये क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उनको एनर्जी की जरूरत होती है। लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन अगर कोई मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो उसको एटीपी की जरूरत होती है। तो इसी तरह ये ट्रांसफॉर्म होती हैं। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर्स। सिंथेसिस क्या हो, किस तरह होता है? जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, और इसके अलावा ग्लूकोज है, इससे ये वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है, इससे आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। जब एनाबॉलिज्म होती है, सिंपल प्रिकर्सर से, सिंपल मॉलिक्यूल से आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं, फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ह्यूमन जो है वो केमिकल एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करता है, लाइट एनर्जी को वो कैप्चर नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो लाइट एनर्जी को सनलाइट से कैप्चर करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको उससे ग्लूकोज बनाता है, और उस ग्लूकोज, उस प्लांट्स को हम डाइट में लेते हैं, फूड में लेते हैं, और फिर उससे एनर्जी हम ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी फिर हम यूटिलाइज करते हैं। या आप इसकी एग्जांपल ले, आप पोटैटोज लेते हैं, ठीक है, उसमें आपके साथ कार्बोहाइड्रेट हैं, और इस तरह वो जो है आप हम ले लेते हैं, और फिर वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी फिर हम यूटिलाइज करते हैं। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन is ultimately primary source of chemical energy for the vast majority of organism, human being included. फिर हमारे पास कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं? कीमोट्रॉप्स में हमारे पास एनिमल्स आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस है कि वो which include animals obtain chemical energy through the oxidation of foodstuffs generated by प्रोटोट्रॉप्स। जो प्रोटोट्रॉप होते हैं, प्लांट होते हैं, वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, वो फिर उससे जो है वो आपकी ग्लूकोज बना देते हैं, उसको फिर उस फूड को हम वो करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, खाते हैं, और उससे फिर हम केमिकल एनर्जी जो है वो ले लेते हैं, वो उसमें कन्वर्ट होता है, उसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास केमिकल एनर्जी obtained from the oxidation of carbon compounds may be transformed into unequal distribution of ions across membrane resulting in ion gradients. तो केमिकल एनर्जी अगर आपके साथ जो आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन मूवमेंट करते हैं, तो इसी दौरान ये क्या करते हैं, ये जो ग्रेडियंट्स हैं उसकी मूवमेंट होती है। ग्रेडियंट्स का मतलब ये है कि टू साइड्स, एक साइड पे आपके साथ बहुत ज्यादा ग्रेडियंट जमा होते हैं, ठीक है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उससे हम एनर्जी लेते हैं जब बॉडी को जरूरत होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और इसमें हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है, एटीपी जनरेट होते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। या आप इसके एग्जांपल ये ले लें कि आपके साथ एक डैम है, उसमें हमारे पास ग्रेडियंट क्या है, वाटर है, वाटर डैम है, उसमें हमारे पास वाटर जमा होती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं, और जब उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा वो आ जाता है, लेवल हाई हो जाते हैं, तो उसके हम वॉल्स या गेट ओपन कर देते हैं ताकि वो डैम टूट ना जाए। तो इसी तरह वो हमारे पास एक उसमें जमा कर देते हैं इंग्रेडिएंट वाटर को, और इसको फिर यूटिलाइज करते हैं अपने पर्पस के लिए। या ये भी होता है जब आप पानी बहुत ज्यादा होते हैं
तो जस्ट एग्जांपल के लिए आप ये ले लें कि फिर उन पानी को हम खेती बाड़ी के लिए भी यूज कर सकते हैं, उससे फायदा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में भी ये ग्रेडियंट जो है वन साइड आपके साथ जमा हो जाती हैं, जब जरूरत होती है तो उसको यूटिलाइज करते हैं और हायर लेवल से लो लेवल तक जो है वो हमारे पास ट्रांसफर होती है। तो ये उसकी वो होती है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, फोटोट्रॉप्स क्या है और कीमोट्रॉप्स क्या है। तो कीमोट्रॉप हमारे पास उसमें एनिमल आते हैं, ह्यूमन आते हैं, फोटोट्रॉप्स में हमारे पास प्लांट आते हैं। This gradient in turn is an energy source that can be used to move molecules across membrane that can convey information in the form of nerve impulses. In addition, chemical energy can be transduced into mechanical energy, example, contraction and moment. Or finally, chemical energy powers the reaction that result in synthesis by molecules. तो इस केमिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ रिएक्शन में और सिंथेसाइज करते हैं बाय मॉलिक्यूल्स। बाय मॉलिक्यूल्स हम बार बार जिक्र करते हैं कि जब आपके साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उसकी सिंथेसिस होती है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उससे हम उसकी सिंथेसिस करवाते हैं, एटीपी को कंज्यूम करते हैं, एटीपी उसमें कंज्यूम होती है और इसके नतीजे में हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल बनते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर रेफर्ड टू एज मेटाबॉलिज्म और इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और इसके अलावा इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट्स भी होते हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास एसिटाइल को है जो इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले करता है। वो आगे डायग्राम आ रहा है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह उसका रोल है। अभी स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में प्रॉपर जो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी ब्रेकडाउन करवाता है, उसके एनाबॉलिज्म करवाता है। तो डेफिनेशन क्या है मेटाबॉलिज्म की? Metabolism is the sum of all the chemical transformation taking place in a cell's organism which occurs through a series of enzyme catalyzed reaction that constitute metabolic pathways. तो मेटाबॉलिज्म हमारे जितनी भी सेल्स हैं उसमें रिएक्शन होती हैं। ये रिएक्शन सेल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म में होती हैं और एंजाइम जो है उन रिएक्शन को कैटलाइज करता है, फास्ट करता है और इसी मुख्तलिफ पाथवेज के नतीजे में और हमारे पास फिर एटीपी जनरेट होते हैं, उस एटीपी को हम यूज करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कोई डिसऑर्डर है तो आपकी जो फूड है उसकी प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होती, उसकी एनाबॉलिज्म नहीं होती, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। अब मुख्तलिफ आर्गन्स हैं उसको जब न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं मिलता तो वो प्रॉपर काम नहीं करते, तो आप बीमार हो जाते हैं, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, पैथोलॉजी आ जाती है। तो अगर आपको बेसिक चीज़ों का पता है कि किस तरह मेटाबॉलिज्म होती हैं तो आगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे और पाथवेज पढ़ेंगे तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Metabolism is broadly divided into two categories. Two category हमारे पास क्या है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है। यहाँ पे देखें मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म आपके साथ जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी डिग्रेडेशन करवाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और इसी का मकसद क्या है कैटाबॉलिज्म की, ताकि जब ये उसके ब्रेकडाउन करवाते हैं तो इसी दौरान ये एटीपी जनरेट करते हैं। तो फाइनली हमें एटीपी की ज़रूरत होती है, मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये उसकी डिग्रेडेशन। तो कैटाबॉलिज्म के थ्रू हम
एनर्जी जनरेट करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होता है। तो ये हमारे पास जो एटीपी है ये एनर्जी पुअर प्रोडक्ट है, ठीक है। एनर्जी पुअर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये जो कैटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास एटीपी जनरेट हो गई और ये हमारे पास उससे जो बन गया एडीपी प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट। कैटाबॉलिज्म एटीपी की हो गई, मतलब उसकी एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन हो गई, एटीपी यूटिलाइज हो गया उसमें, ठीक है। और वो एटीपी हम यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और फिर जब हमारे पास एनाबॉलिज्म होती है तो फिर हम हमारी बॉडी में जो एटीपी होती है एनाबॉलिज्म उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं और हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन सिंपल हमारे पास कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में इसलिए होता है कि एटीपी जनरेट हो जाए। मैक्रोमॉलिक्यूल हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल में आ जाते हैं और इसी दौरान एटीपी जनरेट होते हैं और इसी एटीपी को फिर हमारे पास एनाबॉलिज्म यूटिलाइज करते हैं। तो एक आपके साथ है एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स और दूसरी आपके साथ है एनर्जी पुअर प्रोडक्ट्स। कैटाबॉलिज्म डिग्रेडेटिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो इन विच ऑर्गेनिक nutrient molecules, carbohydrate, fats and protein are converted into smaller, simpler end products such as lactic acid, CO2, NH3, catabolic pathways release energy। तो कैटाबॉलिज्म एक डिग्रेडेटिव प्रोसेस है, फेज है। इसके नतीजे में हमारे पास जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उसकी ब्रेकडाउन होती हैं और वो हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाती है, सिंपल मॉलिक्यूल उससे बन जाते हैं और इसी पाथवेज के नतीजे में हमारे पास एनर्जी रिलीज होते हैं। तो जितने भी पाथवेज हैं वो एक एक हम पढ़ेंगे और आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस तरह जो हमारे पास पाथवेज हैं उससे एनर्जी रिलीज होते हैं, एनर्जी जनरेट होते हैं और हमारी बॉडीज और सेल्स जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। Catabolism occurs in 3 stages. First stage क्या है? Conversion of complex molecule into their building blocks। जो आपके साथ कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज है, जो आपके साथ लिपिड है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल है, प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड है। फिर सेकंड क्या है, formation of simple intermediates। simple intermediate क्या है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये आपके साथ इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए, और जो एसिटाइल को ए है हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा कि ये इंटरमीडिएट का रोल भी अदा करता है और फिर ये हमारे पास एंटर होती है सिट्रिक एसिड साइकिल में और उसमें फिर हमारे पास किस तरह एटीपी जनरेट होती हैं वो आगे जो डायग्राम है वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हमारे पास एटीपी जनरेट होती है। ये आप देखें कि किस तरह कैटाबॉलिज्म होती है। आपके साथ मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये आपके साथ मैक्रोमॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, ये डाइट में हम लेते हैं। उसकी सिंपल फॉर्म है जो है वो क्या है, मोनोसेकेराइड है, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल है, अमाइनो एसिड है। फिर आप ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 में ये हमारे पास एसिटाइल को जो है इंटरमीडिएट्स हैं, ये बन जाते हैं और ये एसिटाइल को जो है वो एंटर हो जाती है सिट्रिक एसिड साइकिल में और ये फाइनली हमारे पास जो बन जाते हैं एटीपी जनरेट होती हैं। ये चीजें भी वो हम पढ़ेंगे किस तरह NADH, FADH, CO2 ये प्रोड्यूस होते हैं, इसका क्या काम है। ये जितनी भी हम पाथवेज पढ़ेंगे तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो उनको पढ़ के आप लोगों को
वो हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि ये जो हमारे पास एटीपी जनरेट होते हैं, इसी दौरान हमारे पास एफईडीएच एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं, इसका क्या काम है। तो ये आगे हम पाथवेज में पढ़ेंगे। एनाबॉलिज्म क्या है? Anabolism, also called biosynthesis, small simple precursors are built up into a large and more complex molecules, including lipids, polysaccharide, protein, and nucleic acid. तो एनाबॉलिज्म क्या है कि हमारे पास जो कैटाबॉलिज्म हो गई, जो एनर्जी जनरेट हो गई, एटीपी हमारे पास आ गए, उस एटीपी को एनाबॉलिज्म यूज करता है, जो सिंपल प्रिकर्सर है, अमाइनो एसिड है, आपके साथ फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, ये आपके साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स है, सिंपल प्रिकर्सर है, ठीक है। ये उससे आपके वो लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो एनाबॉलिज्म रिएक्शन रिक्वायर an input of energy, generally in the form of phosphoriles group, transfer potential of ATP and reduce power of NADH, NADPH and FADH2, ठीक है। तो आपके साथ जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग पावर ये है कि जब आपके साथ कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी वो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और वो जो है वो एनर्जी, ऑक्सीडेशन में हमारे पास एनर्जी लेस होती है और रिड्यूसिंग पावर में हमारे पास एनर्जी रिच होती है। तो ये आपके साथ रिड्यूसिंग फॉर्म में आ जाते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और कितनी उसकी टाइप्स हैं। द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप ट्रांसफर, ग्रुप ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो फंक्शन ग्रुप है आपके साथ, फंक्शन ग्रुप का मतलब क्या है कि आपके साथ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ठीक है, ये आपके साथ हैं। इसके अलावा आपके साथ जो है वो अल्कोहलिक है और आपके साथ मिथाइल है, ये आपके साथ फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो है ग्रुप ट्रांसफर जो है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर आपके साथ लीनियर फॉर्म में है और इसको हम वो कर देते हैं, जो उसकी कार्बन बैकबोन है, ठीक है, उसको हम साइड चेन पे फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, अल्कोहलिक है, मिथाइल है, ये उसके साथ अटैच होते हैं, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं या ग्रुप ट्रांसफर कहते हैं। इसके अलावा ये आप जो है वो जो रीअरेंजमेंट एंड आइसोमराइजेशन है, तो अगर आपके साथ लीनियर फॉर्म में है, रीअरेंजमेंट करते हैं साइड चेन में, हमारे पास उसको फंक्शनल ग्रुप अटैच करवा देते हैं, तो उसकी रीअरेंजमेंट होती हैं, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके साथ जो है वो मेक एंड ब्रेक ऑफ कार्बन और कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है, किस तरह वो हम ब्रेक करते हैं। और these reaction are catalyzed by the specific enzyme, more than 2000 known so far। तो अभी तक जो रिपोर्ट हुई है वो 2000 एंजाइम जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो ये जो हमारे पास एंजाइम है, जिस तरह हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो ये अभी तक जो रिपोर्ट हुई है वो 2000 हमारे पास रिपोर्ट हुई है। मेथड एम्प्लॉयड टू स्टडी मेटाबॉलिज्म, ये कुछ मोडेलिटी हैं। मोडेलिटी क्या है कि हमारे पास जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल आइडेंटिकल फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रीजन many organisms can be used to understand metabolism।
जो हमारे पास वो होते हैं, कुछ इन विवो होते हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम में होते हैं, और इन विट्रो जो टेस्ट ट्यूब कल्चर और पेट्री डिश में हम परफॉर्म करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि हम जो हमारे पास पाथवे होते हैं उसका किस तरह हमें ये पता चल जाता है कि जब ये एंजाइम उसके साथ अटैच होती है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस है, उसके साथ हेक्सोकाइनेज अटैच होता है, बाइंड होते हैं, वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होते हैं। ये किस तरह हमें पता चल गया? ये इस एक वो हम जो टेक्निक यूज करते हैं, हम डायग्नोस्टिक टूल यूज करते हैं इन विवो में या इन विट्रो में, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके साथ जब ये एंजाइम अटैच होता है तो ये इस स्टेज से इस स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर उसका जो दूसरा एंजाइम अटैच होता है तो इस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी दौरान हमारे पास एटीपी जनरेट होती है। 3 मेथड्स आर ब्रॉडली यूज। कौन कौन से मेथड हैं? एक आपके साथ होल ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा आप आइसोलेटेड ऑर्गन है, और ये तीसरा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स है। तो ये जो वो है होल ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह हम लैब में जीटीटी करते हैं, जीटीटी का मतलब क्या है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। उससे हम ये वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की टॉलरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो हम वो जीटीटी करवाते हैं, उसके 2-3 सैंपल लेते हैं, यूरिन से लेते हैं, ब्लड से लेते हैं, और उसको हम फाइनली कंफर्म करते हैं। उसके दौरान हम फर्स्ट सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद ग्लूकोज दे देते हैं, और फिर दूसरा सैंपल लेते हैं। एट द एंड हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी रेंज क्या है। और इसके अलावा जो आइसोलेटेड ऑर्गन्स टिश्यू slices whole cells, subcellular organelles, cell-free system, and recently purified components are frequently used to elucidate by chemical reaction and metabolic pathway। तो ये जितनी मोडेलिटीज हैं, इसमें हम ये मालूम करते हैं कि किस तरह मेटाबॉलिज्म होती हैं। अगर हम इन विट्रो में परफॉर्म करते हैं, एक होल सेल होल ऑर्गेनिज्म को वो करते हैं, इन विट्रो में परफॉर्म करते हैं, हम जस्ट देखते हैं कि किस तरह उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब्स, हम प्रोब्स यूज करते हैं, हम कुछ एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ है, इन विट्रो में हम परफॉर्म करते हैं। एक एंजाइम को जब ब्लॉक करते हैं और फिर उसकी ई प्रोडक्ट देखते हैं, तो उससे हमें अंदाजा होता है कि अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, और इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंजाइम किस तरह का काम करता है, दूसरा एंजाइम किस तरह काम करता है, ये तीसरा एंजाइम किस तरह काम करता है। तो उससे हम एक म्यूटेशन मालूम कर सकते हैं। कोई अगर म्यूटेशन हुई है या ये मिसिंग है, कोई एंजाइम की डिफिशियंसी है या एबनॉर्मेलिटी है, तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने बार बार इसको जिक्र कर रहा हूँ कि ये मोडेलिटीज है, उसको हम एक टूल्स के जरिए हम उसको मेटाबॉलिक पाथवेज को जो है वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसकी इन प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उस पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये हमारे पास जब लैब में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये जो हमारे पास वो हम उसको लेबल करते हैं। उस लेबल के नतीजे में हम जो HPLC हमारे पास बाकी जो वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, उस टेक्निक से हम ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। एक उसके साथ आइसोटोप्स या ये सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाते हैं और वो आपको कलर देता है। तो इसी तरह हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब हमारे पास कौन सी स्टेज पे है और क्या बन रहा है। तो ये सारे एप्लीकेशन या मोडेलिटीज हम उस पर्पस के लिए यूज करते हैं। और एंजाइम जो है उसमें हमारा एक वो है एक प्रोडक्ट आप ले ले, एक फैक्टर है, इसके जरिए हम इसको मालूम करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये जो लेक्चर है इसका मकसद ये है कि अगर आपने बुक से आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर ले, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।